ये एपी सिंह की जो जो इंटरेस्ट है, जो मेलाफाइड इंटेंशन है इस सारे सिनेरियो में, वो थोड़ी समझने की जरूरत है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं जो केसेस लेता हूँ मोस्टली जो है लेता हूँ कंप्लेनेंट साइड से, अक्यूज साइड से मैं नहीं लेता हूँ केसेस। एवर नेवर मैंने कभी भी किसी कातिल का अब तक केस नहीं लिया है। अब तक लूंगा जरूर, अगर कोई बेगुनाह केस में कोई आएगा तो उसका मैं जरूर लूंगा, लेकिन अब तक किसी भी मर्डर का केस मैंने नहीं लिया है। मैंने किसी रेपिस्ट का केस नहीं लिया है, मैंने किसी मंशात फरोश का केस नहीं लिया है, मैंने कभी भी किसी कब्जेखोर का केस नहीं लिया है। मजलूम का साथ देता हूँ, जालिम का साथ नहीं देता हूँ। जालिम के केस मेरे पास अनेक तादाद में आते हैं, मेरे पास काफी में आते हैं। आपको केस हमारा प्रोसीड करना है, बड़े पैसे लेके आते हैं। एज कंपेयर जहां पर मुझे सपोज करें कि एक 100 रुपए जालिम से मिलते हैं, तो वहां मेरी प्रोफेशनल फीस हम सपोज करें कि मजलूम से कोई 1 रुपया मिलता है, 2 रुपया मिलता है, या वो भी मैं नहीं लेता हूं अगर वो ज्यादा डाउन टू डाउन फैमिली है। अब एपी सिंह की इंटेंशन समझने की जरूरत ये है, ये ऐसे ही केसेस लेता है क्रिमिनल्स के, फिर उसको ये मीडिया हाई हाई जो उसको लेके जाता है, स्टीम पे लेके जाता है, मीडिया हाई अप्स उसको करता है। फिर ये सोसाइटी में मैसेज देता है कि मैं जो है इन क्रिमिनल्स को बचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। चाहे वो दिल्ली रेप केस को ड्रैग ऑन करना हो, या सीमा हैदर केस को जो ड्रैग ऑन करना हो, या दीगर जो इस केस एपी सिंह साहब के आप हिस्ट्री निकालेंगे उसमें मर्डर के, रेपिस्ट के, मंशात फरोशों के, कब्जाखोरों के जो केसेस है, इसको फिर मीडिया फेम देता है। अब ये सोसाइटी को बताता है कि मैं जो भी क्रिमिनल है उनको केस में मैं उनको बचाता हूं, मैं उनको जो इसको ज्यादा लंबा खींचता हूं। तो ये सोसाइटी में मैसेज देता है कि आप तमाम लोग मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। जब इसके पास वो लोग आएंगे खुद को बचाने के लिए, तो फिर इसको बड़े पैसे देंगे। से दो चीजें ये गेन करता है। एक तो अपने क्लाइंट्स, जो क्रिमिनल जो लोग होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो अपनी तरफ ये खींचता है इस मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इन केसेस मार डालते हुए। फिर वहां से ये बहुत ही पैसा कमाता है, क्योंकि क्रिमिनल तो खुद को बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान करेगा, अपनी जमा पूंजी जमीनें बेचेगा, घर बेचेगा, अपना बैंक अकाउंट खाली करेगा कि मैं बच जाऊं, या मेरा बेटा बच जाए जो क्रिमिनल है, या मेरा भाई क्रिमिनल है वो बच जाए, या मेरा घर और फैमिली मेंबर है बच जाए, अपनी सारी कुछ बेच देगा बचाने के लिए। ये एपीसी वहां से पैसे कमाता है, क्लाइंट इनकी भरमार लगती है। दूसरा ये जो जो अंडरवर्ल्ड है, जो इंडिया की या जो डॉन किस्म के जो लोग होते हैं, जो क्रिमिनल, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है हर दुनिया में, मेक्सिको में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, पूरी दुनिया में होते हैं, इंडिया पाकिस्तान सब जगह है। तो ये उन लोगों की भी ये सपोर्ट करते हुए उनका वो सियासी पॉलिटिकली ये अपनी वो जो है वो गेन करता है। तो ये इसका इंटेंशन है। तो मैं पूरे इंडिया की समाज को ये कहूंगा, इंडिया की बार एसोसिएशन को ये कहूंगा, ये जो वकील है ये हार्मफुल है सोसाइटी के लिए। आप इसको वॉच आउट करें, ये आप इसका लाइसेंस सस्पेंड करें, आप इसको परमानेंटली बैन लगाएं। और मैं साइमल्टेनियसली मैं इंडिया की जो जैसे पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन होती है, डेफिनेटली इंडिया में भी कोई उनकी कमीशन होंगी, तो मैं भी उनसे ये गुजारिश करूंगा कि इसके जो वकालत के जो लाइसेंस हैं आप काइंडली वो सस्पेंड कर दें, इसको एलिमिनेट कर दें। ये हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, ऐसे प्रेसिडेंट सोसाइटी के लिए बनाता जा रहा है, बना रहा है। ये अप्रिशिएट कर रहा है क्रिमिनल्स को, ये अप्रिसिएशन दे रहा है रेपिस्ट को, ये अप्रिसिएशन दे रहा है कातिलों को, मंशात फरोशों को, कब्जाखोरों को, कि आप क्राइम करो। एपी सिंह बैठा हुआ है आपको छुड़ाने के लिए, आपकी जिंदगी बचाने के लिए एपी सिंह बैठा हुआ है। आपको एपी सिंह सिर्फ न छुड़ाएगा, न जिंदगी आपकी खत्म करने में वो किरदार अदा करेगा, आपकी जिंदगी बचाएगा, पर आपको अपना भाई भी बनाएगा, आपको अपना बेटा भी बनाएगा, आपको अपना अबू जान भी बनाएगा, आपको पिता जान भी बनाएगा। तो ये जो है ये एक ड्रामेबाज नौटंकी है, समाज को एपी सिंह से बड़ा खतरा है। मैं एक मरतबा फिर कह रहा हूँ फयाज साहब, आप एक वकील हैं, आप मेरी ये बात सही तरह समझ सकते हैं। कोई नॉर्मल बंदा सोसाइटी का सही नहीं समझ सकता है। ये सोसाइटी के लिए बड़ा हार्मफुल है। एपी सिंह हिंदुस्तान में ये एक गलत प्रेसिडेंट कायम कर रहा है। एपी सिंह जो है खुद तो ये हासिल कर रहा है, लेकिन अब मुस्तकबिल में एपी सिंह के इस एक्ट से ये जो एपी सिंह को फेम मिल रहा है, एपी सिंह को जो पैसे मिल रहे हैं, एपी सिंह को जो ये बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, अब इस एपी सिंह को देख कर मुस्तकबिल में एपी सिंह के रोल मॉडल करते हुए और लोग एपी सिंह बनना शुरू करेंगे। इसलिए तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हिंदुस्तान के समाज को ये समझना चाहिए कि एपी सिंह समाज के लिए खतरा है, समाज के लिए नासूर है, इसका लाइसेंस सस्पेंड जरूर किया जाए। बिल्कुल सही बात है सर। आपने बात की
देखें, ये इतना ग्रीडी किस्म का आदमी है कि इसने कहा कि पारो हटाने बाद में कर लेंगे, बाद में देखा जाएगा, पहले मछली जो है ना उसको काबू करें और उसको कूजे में बंद करें और उससे जितना मैक्सिमम फायदा उठा सकें वो इसने छोटे छोटे बच्चों को भी एक्सप्लॉइट किया है, उनका यूज किया, फिर इसने मजहब को भी यूज किया, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी भारत को पाकिस्तान का नुकसान बताया। तो हमने देखा भी मीडिया पे एक्सप्लॉइट किया गया। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि अभी मोमिन मलिक साहब ने बताया कि ये जो सीमा हैदर है इसको अरेस्ट किया गया था हरियाणा स्टेट में, दूसरी स्टेट में जाके, इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? हालांकि जहां तक मेरी वहां पे ही एफआईआर लॉन्च होती है, लेकिन ये एफआईआर ये पकड़ी किसी और जगह से गई और इसको एफआईआर दूसरे जहाँ पे एपी सिंह रहता है या जहाँ पे सचिन रहता है उस स्टेट में जाके एफआईआर दी गई, इसके पीछे इनका क्या मकसद हो सकता है? फयाज भाई, अगर आप मेरी माजी की जितने भी इंटरव्यूज हैं वो आप देखेंगे तो उसमें वही बातें आपको नजर आएंगी जो इस वक्त मोमिन मलिक साहब कर रहे हैं या आने वाले वक्त में मोमिन मलिक साहब बातें करेंगे, वो वही सेम डिटो बातें होंगी, आप देखिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सिनेरियो समझा देता हूँ। देखिए, मैंने ये कहा था कि सीमा केस में थोड़ी पॉलिटिकल बैक है, पॉलिटिकल सपोर्ट है सीमा हैदर को, एपी सिंह को। और मैं आपको ये बताता चलूं कि इस सीमा हैदर केस में जो कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के कुछ इदारों में काम करते हैं, उनको भी इस केस में बड़ी सीमा हैदर को सपोर्ट है। ये कलेक्टिवली कोलाबरेटिवली ये इन्होंने ये काम किया है, सीमा हैदर को जो शिफ्ट किया है पाकिस्तान से शारजा से नेपाल, नेपाल से फिर हिंदुस्तान, ये सारे कोलेबरेटिवली ये काम किया। इसमें सपोर्ट है। इसमें किन की सपोर्ट है? इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो है एक्सेस शारजा तक था, फिर नेपाल तक, नेपाल से फिर हिंदुस्तान को एंटर कराएगा। इसमें हिंदुस्तान के काफी लोग जो है वो मुलविस हैं, जिनमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पॉलिटिकल पर्सन है, ये मैंने पहले ही अर्ज किया था। अब क्या वजह है कि ये हरियाणा में वो एफआईआर जो एक जगह से नहीं, एक प्रोविंस से हट के दूसरे में गई? देखिए, सारी पॉलिटिकल गेम है। मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूं, जैसे कि कराची, फैसलाबाद या लाहौर इंडस्ट्रियल हब है। इसी तरह जो ग्रेटर नोएडा है, वो ग्रेटर नोएडा एक इंडस्ट्रियल, इंडिया का उत्तर प्रदेश का जो इंडस्ट्रियल हब है। अब उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट जो बनती है, जो सीएम बनता है या इनकी जो पॉलिटिकल पूरी जो फाइनेंसिंग होती है, वो सारा जो उत्तर प्रदेश का ये जो ग्रेटर नोएडा है उसका जो एमएलए या दूसरे जो पॉलिटिशियंस है, जैसे हमारे पास एमपी एमएनए होते हैं, वहां से जो लोग इलेक्शन जो जीतते हैं, तो फिर वो लोग पूरा उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको फाइनेंस करते हैं। अब क्या वजह है कि ग्रेटर नोएडा के जो पॉलिटिशियंस है वो वहां से जीत के आते हैं, वो फाइनेंस क्यों करते हैं? वो इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? ग्रेटर नोएडा जो है उसका जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे वो एक इंडस्ट्रियल हब है, वहां पे फैक्ट्रीज है बहुत सारी। आपने कराची का मामला तो देखा होगा, सबको ढकी छुपी बात नहीं है कि एमक्यूएम जो है वो टेररिज्म में मुलविस रही है, टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलविस रही है। हर फैक्ट्री, हर मिल पर उनका जो एक भत्ते का सिस्टम था, वो पर्चियां चलती थी, लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए महीने पे जमा होते थे, फिर उनका सिस्टम चलता था। टकी छुपी बात नहीं है ये। इसी तरह ग्रेटर नोएडा का जो पूरा सिस्टम है फैक्ट्रीज का, तो वहाँ की जो पॉलिटिकल, मैं किसी तंजीम का नाम तो लेना नहीं पसंद करूंगा, लेकिन वो तंजीमें जो है वो पॉलिटिकल तंजीमें, वो उनसे वो सारा कुछ लेती हैं, पॉलिटिकल पर्सन इसको डील करते हैं। उसके बाद ये पूरी उत्तर प्रदेश की जो सियासत, चीफ मिनिस्टर पूरे इलेक्शन को वो डील करते हैं। अब वो जो सियासी तंजीम है वो ये चाहती है कि हम एक तो अपनी पॉलिटिकल सपोर्ट जारी रखें, उत्तर प्रदेश की पूरी गवर्नमेंट ये सियासी पार्टी बनाए, इस सियासी पार्टी को उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा के जो पॉलिटिशियंस हैं वो डील करें, वो फाइनेंस करें। अब यहां पर एक बात करूंगा कि वो ग्रेटर नोएडा के आसपास वो पॉलिटिशियन जो लोग जो है वो इलेक्शन जीतते हैं, वो वहां पर मीणा कम्युनिटी के लिए वोट ज्यादा है। अब मीणा कम्युनिटी के वोट सबसे ज्यादा है। अगर मीणा कम्युनिटी एक साइड हो जाए तो वो जो पॉलिटिशियन साहिबान है वो ग्रेटर नोएडा से रंगूपुरा के आसपास की इलेक्शन नहीं जीत सकते। सारी गेम की गई, ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये पूरी गेम की गई।
मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये पूरी गेम की गई। अब ये ग्रेटर नोएडा में लाकर एक प्रोविंस में लड़की पकड़ी जाती है, वहां से निकाल कर फिर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के आसपास जो है उसको लाके उसको रखा जाता है, एफआईआर काटी जाती है, फिर वहां पे उसको पूरी जो है चीजें की जाती हैं, फिर उसकी प्रामा फेसा केस में बेल दी जाती है, और उसी एरिया में एक वकील साहब पाया जाता है, वो जहां का रिहाइश पजीर है, जिसका नाम एपी सिंह है। उस एपी सिंह साहब जो वकील साहब है, उसके घर में एक माली का किरदार, माली का काम करने वाला जो शख्स था, वो उसका नाम था नेत्रपाल सिंह मीणा। वो नेत्रपाल सिंह मीणा जो है वो सचिन मीणा का वालिद है। अब आप मेरे ख्याल में आप सारा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया होगा। तो सीमा हैदर का जो केस है वो दूसरे प्रोविंस में इसलिए दाखिल नहीं किया गया ताकि ये एक सोची समझी एक साजिश का मंसूबे का हिस्सा था कि सीमा को ग्रेटर नोएडा के आसपास रखा जाएगा, रबुपुरा में रखा जाएगा, फिर यहाँ पे सीमा को फैसिलिटेट किया जाएगा एटीएस के थ्रू, पुलिस के थ्रू, यहाँ की जो लोकल अदलिया है उसके थ्रू। देखिए सेक्शन